हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंक्लूजन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले अभी तक हमने नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन आसानी से समझ में आ जाए। इस वाले वीडियो में हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, उसको समराइज करेंगे ताकि आप एक ही वीडियो में नॉर्मलाइजेशन का कंक्लूजन समझ सके। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूज डेटाबेस टेबल्स इनटू स्मॉलर एंड इजी टेबल्स। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि ओरिजिनल डेटाबेस टेबल्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वाली होती है। ठीक है, अगर आप किसी ओरिजिनल डेटाबेस फाइल को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नज़र आएगी। जस्ट लाइक अगर आप इसका बेस्ट एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एक्सेल जो होता है हमारा MS एक्सेल, आप उसकी कोई ब्लैंक शीट भी अगर आप देखते हैं तो आप सोचिए एक ब्लैंक शीट के अंदर अगर पूरे में डेटा भर दिया जाए हर एक टपल के अंदर तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स शीट हो जाएगी। ओरिजिनल डेटाबेस कुछ ऐसे ही दिखते हैं। तो इतने कॉम्प्लेक्स ओरिजिनल डेटाबेसेस को हैंडल करना, ऑपरेट करना या मैनिपुलेट करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब डेटा अननॉर्मलाइज है तो उसके अंदर एनॉमलीज होती है। ठीक है, अपडेट करते वक्त, डिलीट करते वक्त या डेटा इंसर्ट करते वक्त कई तरह के एनॉमलीज क्रिएट हो जाती है। इन सब से बचने के लिए डेटाबेस टेबल्स को नॉर्मलाइज करके स्मॉलर और ईजी टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे खास बात यह है कि ये टेबल्स को हमने छोटे एक कॉम्प्लेक्स टेबल को छोटी छोटी टेबल में स्प्लिट किया है, पर डेटा को नहीं। ये टेबल्स आपस में प्राइमरी की, फॉरेन की कंसेप्ट के थ्रू जुड़ी हुई रहती है। यानी कि दिखने के लिए टेबल्स अलग अलग है पर वर्किंग वो एक कॉमन टेबल की तरह करेंगी। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और जैसा कि मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो ओरिजिनल मेन टेबल है उसको जो है छोटे छोटे सब पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सारे सब पार्ट्स हमेशा अपने मेन टेबल के कंटेंट लिए हुए होती हैं। यानी कि जब भी इन टेबल से डेटा निकाला जाएगा तो कोई एक टेबल इंडिविजुअल अपना डेटा नहीं देगी, बल्कि सारी टेबल मिलके कंबाइंड में डेटा देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख अलग अलग टेबल रही है बट ये सब एक बड़ी ह्यूज टेबल के छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं। इसके अलावा जितनी भी जो नॉर्मलाइज जो टेबल्स हमने बनाई है, छोटी छोटी नॉर्मलाइज टेबल बनाई है, ये सब जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करनी चाहिए। यानी कि जब नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए उसके बाद में ये जितनी भी टेबल्स है ये सब आपस में जॉइन ऑपरेशंस के अंदर अलाउड होनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए ताकि कंप्लीट डेटा एक साथ दिखे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर नॉर्मलाइज करके हमने छोटी छोटी टेबल्स बना दी एंड देन उसके बाद में अगर एक भी टेबल ज्वाइन नहीं हो पा रही तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। द ज्वाइन शुड बी लॉसलेस। ठीक है, ज्वाइन जो है वो लॉसलेस होना चाहिए। यानी कि जब टेबल्स सारी ज्वाइन करें तो जो डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्मेट के इक्वल हो। यानी कि टेबल्स सेपरेट करी लेकिन डेटा हमने पार्टीशन नहीं किया है। डेटा हमें हमेशा वैसा ही मिलना चाहिए जैसा ओरिजिनल फॉर्म में हमने फिल किया था। ठीक है, और ओरिजिनल नॉर्मलाइजेशन की पहचान क्या है? जहाँ पे किसी भी तरह का डेटा लॉस ना हो, यानी कि डेटा लॉस अलाउड नहीं है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में अगर डेटा लॉस हो रहा है तो हमें उस नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल करके फिर से उस मेन टेबल का जो है फिर से शुरू से नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि लॉसलेस जो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन वाला या फिर लॉसलेस जॉइन वाला जो है नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म हो। ये होता है कंक्लूजन। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल मिला के 7 स्टेप्स होती है नॉर्मलाइजेशन में। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF एंड 6NF। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो है 6NF, नाम 6NF तक है लेकिन टोटल मिला के 7 है क्योंकि एक फोर्थ में BCNF भी आता है। ठीक है, ना मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, ना मैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, ना मैं जॉइन ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, ना ही मैं नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स के बारे में ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि इन सब पे सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं। उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं 1NF की तरफ। 1NF में एक्चुअली करते क्या है कि जो भी हमें टेबल दिए उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि क्या जो है क्या वो टेबल्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है एटॉमिक वैल्यूज़ में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उस टेबल पे एटॉमिक वैल्यूज़ कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो 1NF में एक्चुअली करते क्या है, प्रोसेस क्या होता है, अप्लाई एटॉमिक वैल्यूज़ ऑन अ टेबल या इन अ टेबल। ठीक है, और इनपुट क्या होता है, एक अननॉर्मलाइज टेबल को जो है हम एज ए इनपुट लेते हैं एंड उसका आउटपुट क्या निकलता है, प्रोसेस करने के बाद में 1NF टेबल, इन टेबल 1NF में कन्वर्ट हो चुकी होती है। एंड हम इसमें करते क्या है, अप्लाई एटॉमिक वैल्यूज़ इन अ टेबल। अब कैसे, तो ये वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारी स्लाइड यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये हमारी ये जो ऊपर टेबल बनी हुई है ये वाली, ठीक है, ये जो टेबल है हमारी ये अननॉर्मलाइज्ड है। यानी कि ये एज ए इनपुट हमने ली, फिर हमने इस पर प्रोसेस किया, एटॉमिक वैल्यूज अप्लाई करी एंड देन जो है हमारे पास में 1NF वाली टेबल आ गई। अब एटॉमिक वैल्यूज क्या होती है, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें
नेम राजेश, क्लास 1 ईयर, CID यानी कोर्स ID, उसने 2 कोर्स ले रखे हैं 027 और 049 नाम के, और कोर्स के नाम ये रहे DBMS और DSA। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टपल में 2 वैल्यू है, यहाँ पे भी एक टपल में 2 वैल्यू है। इसी तरह से नीचे इस वाले टपल में भी 2 वैल्यू है, यहाँ पे भी 2 वैल्यू है। इधर अगर यहाँ टेलीफोन में देखें तो यहाँ पे भी जो है 2 वैल्यूज़ है। तो एटॉमिक वैल्यू का क्या मतलब होता है, एक टपल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक टपल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अभी टपल क्या होता है, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं जिनके अंदर डेटा स्टोर्स है, ये सारे टपल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एटॉमिक वैल्यू अप्लाई किया, 027 49 को सेपरेट किया, साथ के साथ उनके सब्जेक्ट के नेम भी सेपरेट हो गए, तो 2 रो हो गई। पहले राजेश की 1 रो थी, अब राजेश की 2 रो हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में CNOS यानी विकेश ने भी 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो उसकी भी सेपरेट कर दी, 2 लाइन्स हो गई। हर्ष ने एक ही सब्जेक्ट ले रखा है, तो उसका एक ही सब्जेक्ट चल रहा है। फिर ज्योति ने भी जो है, ज्योति ने सब्जेक्ट एक ले रखा, लेकिन उसका मोबाइल नंबर 2 है, तो उनको भी मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इससे तो डेटा जो है एक्सपांड हो रहा है, बल्कि टेबल एक्सपांड हो रही, ज़्यादा स्पेस गिरेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये 1NF है। ठीक है, अभी इसके बाद में हम इस टेबल को ज़्यादा नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अननॉर्मलाइज फॉर्म है, इसको हमने एटॉमिक वैल्यूज प्रोसेस से अप्लाई किया, और ये देखिए एटॉमिक वैल्यूज के बाद टेबल कुछ ज़्यादा साफ सुथरी और थोड़ी अच्छी, ज़्यादा डेकोरेटिव या हम बोल सकते हैं एट्रैक्टिव दिख रही है। तो ये होता है 1NF। अब बात करते हैं 2NF की तरफ। 2NF में हम क्या करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। और इनपुट क्या होता है, वो टेबल जो 1NF कन्वर्टेड हो ऑलरेडी, वही एज ए इनपुट ली जाती है, एंड आउटपुट यानी कि वो टेबल 2NF में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर अप्लाइंग द प्रोसेस। और प्रोसेस क्या कह रहा है, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। अब ये क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। उसके लिए जो है हम इस वाली टेबल में आते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, SID जो है वो हमारा प्राइमरी की है, यानी ये वाला जो हमारा कॉलम है, ये वाला, ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक होता है। अब आप बोलोगे सर ये रिपीट हो रहा है, तो अभी फिलहाल हमने नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से किया नहीं है, पूरी तरह से करने के बाद में रिपीटेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो नेम SID पे डिपेंड, क्लास SID पे डिपेंड। ठीक है, कोर्स ID खुद SID पे डिपेंड है, लेकिन जब कोर्स की बात करें तो कोर्स जो है वो SID पे डिपेंड कर रहा है, साथ के साथ वो कोर्स ID पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे कोर्स वाला जो एट्रीब्यूट है वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी की पे भी और एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाती है। किसी भी 2NF टेबल के अंदर सारे जो कॉलम्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पे ही डिपेंड करने चाहिए, किसी और पे नहीं। ठीक है, और या फिर अगर 2 कैंडिडेट कीज है जिनको मिला करके प्राइमरी की बनी है, तो सारे एट्रीब्यूट दोनों ही कॉलम पे डिपेंड होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ SID प्राइमरी की है, बाकी कोई भी कॉलम ऐसा नहीं जो प्राइमरी की बन सके, क्योंकि सब में वैल्यूज रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के इस टेबल में सारे कॉलम्स की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ SID पे होनी चाहिए, बट कोर्स जो है वो कोर्स ID पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है, दो जो कोर्स जो है वो 2 कॉलम्स पे डिपेंड कर रहा है। ये पार्शियल डिपेंडेंसी, इसको हमें रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल, कोर्स ID और कोर्स वाले कॉलम को हमने सेपरेट ले लिया। ये देखिए इधर यहाँ पे, और ये रही ओरिजिनल टेबल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओरिजिनल टेबल में अभी तक कोर्स ID अभी तक अटैच है। क्यों? क्योंकि कोर्स जो था वो कोर्स ID और SID 2 एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन कोर्स ID खुद ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये तो पूरी तरह से SID पे डिपेंड था, तो हम इसको टेबल में से नहीं निकालेंगे, बल्कि जो कोर्स है उसको निकालेंगे। अब अगर खाली कोर्स वाला कॉलम निकाल दूं, ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा कि कोर्स वाला कॉलम जो है, ये जो टेबल है सेपरेट, ये किससे लिंक है, ये इस टेबल से कैसे लिंक है? तो यहाँ पे ये जो कोर्स ID जो है, इस जगह पे अगर हम देखें इस टेबल के साथ में, ये इस वाली टेबल का प्राइमरी की है, इस वाली टेबल का कोर्स ID जो है इस कोर्स टेबल का प्राइमरी की है। तो मैंने इस कोर्स ID को यहाँ डाल दिया है, रहने दिया है, तो यहाँ पे एज ए फॉरेन की ये जो है वर्क करेगा। यानी कुल मिलाकर के ये स्टूडेंट का ID, उसका कोर्स ID क्या है, 027, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो 027 DBMS, तो वो मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक तरह से मैंने क्या कर दिया, कोर्स और कोर्स ID को मैंने सेपरेट कर दिया है, और यहाँ कोर्स ID क्यों रहने दिया मैंने, क्योंकि इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है कोर्स ID, वो यहाँ पे फॉरेन की वर्क कर रही है, और साथ के साथ वो इस ओरिजिनल टेबल को इस कोर्स टेबल से कनेक्ट कर रही है। इसलिए अगर आपने कोर्स ID निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से भी इस टेबल में से भी निकाल दिया, तो आपको कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स में एनरोल्ड है। ठीक है, तो ये 2 टेबल की कनेक्टिविटी मैंने यहाँ करी है। ये होता है हमारा 2NF पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करने का। अब आते हैं 3NF की तरफ। 3NF में क्या करते हैं, एक्चुअली इसके अंदर अगर हम बात करें इनपुट, तो जो टेबल ऑलरेडी 2NF के अंदर कन्वर्टेड है उसी को हम एज ए इनपुट लेते हैं, प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसके बाद में 3NF में आ जाती है। प्रोसेस क्या होता है, रिमूव ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं इस वाली टेबल के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें, एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ये स्टूडेंट ID है, ये नेम है, ये क्लास, उनके कोर्स ID, मोबाइल और सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन जो होता है, मिस्टर, मिस, ये सब जो है हम कैंडिडेट के नेम के अकॉर्डिंग पता करते हैं। अगर राजेश यानी कि लड़का है
तो सैल्यूटेशन क्या आएगा, मिस्टर। ज्योति लड़की है तो सैल्यूटेशन क्या आएगा, मिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिला के सैल्यूटेशन के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो नेम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो नेम तो खुद SID पे डिपेंड है, ठीक है। टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है, SID, ठीक है। तो नेम जो है वो SID पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन सैल्यूटेशन तो नेम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि B जो है वो A पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और C जो है वो B पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स के C जो है A पे डिपेंड कर रहा है। ये कहलाती है ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि सैल्यूटेशन डायरेक्टली SID पे डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, ना कि नेम के थ्रू होते हुए। तो ये चीज़ जो होती है ये ट्राइबल डिपेंडेंसी कहलाती है, इसे रिमूव करना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हमने लगाया। हमने देखा सैल्यूटेशंस कितने हैं, 2 है, मिस्टर और मिस। तो हमने उसके लिए सैल्यूटेशन की अलग टेबल बना दी, ठीक है। सैल्यूटेशन ID 1 उसकी वैल्यू क्या है, मिस्टर। सैल्यूटेशन ID 2 उसकी वैल्यू क्या है, मिस। तो अब हमने क्या किया, ओरिजिनल टेबल में सैल्यूटेशन वाले कॉलम की जगह सैल्यूटेशन ID डाल दी, ठीक है। तो अब आप देखो 1 1 1 1 1 2 2 2 ये सब जो सैल्यूटेशन IDs हैं और इनकी वैल्यूज जो है इस वाले टेबल से फेच होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक तरह से हमारा सैल्यूटेशन ID जो है, ठीक है, सॉरी, हमारा सैल्यूटेशन ID जो है अब वो नेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अब वो डिपेंड कर रहा है SID पे, ठीक है। कैसे, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता लगेगा सैल्यूटेशन ID क्या आएगी, कैसे हम सोच सकते हैं मिस्टर होगा, पर हमें नहीं पता ना सैल्यूटेशन टेबल के अंदर मिस्टर या मिस क्या है, ठीक है, उनके ID नंबर क्या है। तो यहाँ पे सिस्टम डिफाइन करते वक्त ये बता दिया जाता है कि SID 1 जो है उसके साथ सैल्यूटेशन ID 1 लगेगा। अब यहाँ पे डेटाबेस को इससे कोई मतलब नहीं है कि 1 वाले का नेम क्या है। सपोज जैसे मैं नेम चेंज करके राजेश की जगह ज्योति कर दूं, तो भी सिस्टम में क्या डिफाइन कर रखा है कि जहाँ पे SID 1 है वहाँ पे सैल्यूटेशन ID 1 करना है। तो नेम ज्योति है तो भी आगे मिस्टर ज्योति हो जाएगा, यानी नेम हो जाएगा मिस्टर ज्योति। क्यों, क्योंकि सिस्टम में हमने डिफाइन कर दिया। तो इन शॉर्ट हमने किया क्या है, हमने सैल्यूटेशन की वैल्यूज हटा करके वहाँ पे ID नंबर्स दे दिए और उन ID नंबर को हमने डायरेक्ट SID से कनेक्ट कर दिया। तो अब SID से कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो गई, ट्राइबल डिपेंडेंसी हट गई, ठीक है। तो ये हमने किया, सैल्यूटेशन टेबल अलग से बन गई इसके लिए, ओके। तो टेबल थोड़ी सी और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई। ये होता है हमारा 3NF। अब हम बात करते हैं BCNF की, जो 3NF के बाद आती है, ठीक है। इसका इनपुट क्या है, जो टेबल ऑलरेडी 3NF में कन्वर्टेड है उसको हम प्रोसेस करते हैं, आउटपुट क्या आएगा, BCNF टेबल। तो प्रोसेस क्या होता है, सेम वही जो 3NF में होता है, रिमूव ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। 3NF BCNF में एक जैसा काम हो रहा है, तो फिर 2 अलग अलग फॉर्म की जरूरत क्या है, खाली 3NF रखो या खाली BCNF रखो। तो अब मैं आपको फर्क बता देता हूँ। 3NF के अंदर यहाँ देखिए इधर नीचे, ठीक है, X टेंड्स टू Y, यानी Y जो है अपनी पहचान के लिए किस पे डिपेंड है, X पे। तो यहाँ पे अगर ऐसा है किसी टेबल में है तो बाय डिफॉल्ट है, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे देखिए नेम SID पर है, क्लास SID पर है, CID SID पर है, मोबाइल SID पर है, सैल्यूटेशन जो है वो फिलहाल नेम पर डिपेंड कर रहा है, SID पे नहीं, इस वाली टेबल में, ठीक है। पीछे आता है, वापस देखते हैं। तो अगर Y जो है किसी भी टेबल में Y कॉलम अपने पहचान के लिए X कॉलम पे डिपेंड है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा 3NF के अंदर कि या तो X जो है सुपर की हो, यानी कि प्राइमरी की हो, या सब कैंडिडेट की को मिलाकर के सुपर की बना हुआ हो, ठीक है, या फिर Y जो है प्राइम एट्रीब्यूट हो। प्राइम एट्रीब्यूट के मतलब किसी न किसी कैंडिडेट की का सेट, किसी कैंडिडेट की सेट का जो है मेंबर हो, ठीक है, किसी कैंडिडेट की का पार्ट हो। यानी कि सिंपल सा अगर हम इस टेबल में आकर के देखें तो हम सैल्यूटेशन और SID को कंपेयर करते हैं। सैल्यूटेशन अपनी पहचान के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है, नेम पर। यहाँ पे इस वाली टेबल में नेम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे मिस्टर या मिस क्या आएगा। तो सैल्यूटेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, नेम पर, ना कि SID पर। तो अब नेम और सैल्यूटेशन देख लेते हैं। क्या नेम जो है वो प्राइमरी की है, नहीं। क्यों, क्योंकि नेम बार बार रिपीट हो सकते हैं, एक जैसे नाम हो सकते हैं कैंडिडेट्स के, ठीक है, तो ये प्राइमरी की नहीं है। तो क्या सैल्यूटेशन जो है वो कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट यानी कि जो प्राइमरी की या कैंडिडेट की बन सकता हो। तो सैल्यूटेशन तो कभी भी प्राइमरी की या कैंडिडेट की नहीं बन सकता। इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन दोनों ही फॉल्स हो गई। अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे। एक्चुअली ये कंडीशन जो है ये यही बता रही है, इस कॉल्ड ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। Y जो है X पे डिपेंड है, लेकिन कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो Y पे डिपेंड कर रहा है, सपोज Z जो है वो Y पे डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो S पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी, इसको हटा के डायरेक्ट डिपेंडेंसी करनी है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, हमने यहाँ पे सैल्यूटेशन ID लगा दी और सैल्यूटेशन टेबल अलग कर दी। तो BCNF में क्या हो रहा है, BCNF 3NF का ही वो ज़्यादा एडवांस या स्ट्रिक्ट वर्जन है। 3NF में तो 2 चॉइस दे रखी थी, Y X पे डिपेंड करता है, होने दो कोई बात नहीं, पर 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो X जो है वो सुपर की हो या फिर Y जो है प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है। अब यहाँ करके देखते हैं, BCNF में तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, एक ही कंडीशन दी, X का प्राइमरी की होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि यहाँ पे एक बार भले मैं सैल्यूटेशन को ना भी हटाऊँ 3NF के अंदर रहने दूँ, लेकिन BCNF तो वो इसको अलाउड नहीं करता। BCNF में तो आपको इसको हटाना ही पड़ेगा,
ठीक है। साथ के साथ BCNF अप्लाई करने से कुछ और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, वो देखते हैं हम क्या हो रहा है कि अभी अगर हमने देखे तो टेबल में हमने सैल्यूटेशन आईडी डाल दी है, तो हमें क्या पता है कि वो SID से लिंक्ड है। लेकिन कोई भी अगर फर्स्ट टाइम अगर इस टेबल को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, अच्छा नेम राजेश है इसलिए ID 1 यानी कि मिस्टर, ठीक है। यानी कि अभी भी कोई भी इसको देख करके क्या समझेगा, सैल्यूटेशन आईडी नेम पे डिपेंड कर रही है। हालांकि हमने इसको CNF के अंदर ऑलरेडी SID और सैल्यूटेशन आईडी को कनेक्ट कर दिया था, बट यहाँ पे फिर भी वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो अब BCNF तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि जब भी कोई एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि Y जो है X पे डिपेंड कर रहा है, तो X प्राइमरी की होना चाहिए। तो सैल्यूटेशन आईडी अभी भी अगर हम देखें तो नेम पे डिपेंड कर रही है, तो नेम तो सुपर की है ही नहीं है। तो हम क्या करें कि सैल्यूटेशन आईडी जो है वो सिर्फ SID पे डिपेंड करें। सबसे बढ़िया हम इस नेम वाले कॉलम को ही हटा देते हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या, बाय डिफॉल्ट जब ये कॉलम ही हट जाएगा तो सैल्यूटेशन आईडी बाय डिफॉल्ट किस पे डिपेंड करेगी, SID पर। कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा, अच्छा SID 1 है और सैल्यूटेशन आईडी 1, अच्छा ठीक है सिस्टम जनरेटेड होगा, वो बिना वजह परेशान नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमने किया, हमने नेम वाले कॉलम को ही हटा दिया। देखिए यहाँ पे नेम वाले कॉलम की हमने टेबल ही अलग कर दी। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नॉर्मलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम टेबल्स को सेपरेट करते जा रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये टेबल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, लेकिन ये सब एक ही टेबल के पार्ट है, ये अलग अलग 4 टेबल नहीं है, ये चारों एक ही टेबल के पार्ट है। बस हमने इनका जो है पार्टीशन कर दिया है ताकि इनको समझना ऑपरेट करना ज़्यादा आसान रहे। तो अब इस टेबल में अगर देखें तो सैल्यूटेशन आईडी बाय डिफॉल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा ही SID पर। वो SID प्राइमरी की है, यानी कि X टेंड्स टू Y वाली कंडीशन जो है यहाँ पे ये वाली, ये फुलफिल हो रही है हमारी कि X जो है सुपर की होना चाहिए। ये BCNF हो गया। अब आते हैं हम 4NF में। 4NF में देखिए वैसे तो BCNF आते आते बहुत सारी टेबल्स जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाती है, ठीक है। फिर भी जो टेबल BCNF तक भी नॉर्मलाइज ना हो उसको 4NF में ले जाते हैं। तो इनपुट क्या हो गया कि जो टेबल BCNF तक कन्वर्टेड है वो एज इनपुट ली जाती है। आउटपुट क्या होगा, प्रोसेस अप्लाई करने के बाद कि टेबल 4NF में आ जाएगी। वो प्रोसेस क्या है, रिमूव मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अब ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है उसके लिए हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। ये हमारी टेबल जो BCNF तक कन्वर्टेड है। आप बोलोगे एक साथ नीचे की 3 टेबल क्यों नहीं दी, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्टेड हो चुकी हैं, उनको हम वो नहीं छेड़ेंगे। हम किस में जो है चेंजेस करेंगे, हम ओरिजिनल टेबल में चेंजेस करते जाएंगे, क्योंकि ये तो चेंजेस होने के बाद निकली है, इन पे और कोई रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ये ऑलरेडी फुल्ली नॉर्मलाइज्ड है, इसीलिए हम इसी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो हम यहाँ आकर देखते हैं उसी टेबल में। अब हम देखते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता क्या है, ठीक है। किसी भी टेबल में मौजूद ऐसी वैल्यू या कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती हो उसे मल्टी वैल्यूड बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट के मोबाइल्स, स्टूडेंट एक से ज़्यादा अगर मोबाइल रखते हैं तो वो मल्टी वैल्यूड में आते हैं। कैसे, जरा हम यहाँ देखें, ID है 4, ठीक है, यानी एक ही स्टूडेंट लेकिन इसके 2 मोबाइल है, इसने 2 मोबाइल नंबर दे रखे हैं। तो इट मीन्स के स्टूडेंट नंबर 4 जो है जिसका नाम एक्चुअली है ज्योति, ठीक है, उसके पास 2 मोबाइल है, तो उसके मोबाइल वाले एट्रीब्यूट में 2 वैल्यूज़ आ रही है, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, हमें इसे रिमूव करना होगा। साथ के साथ अगर हम देखें यहाँ पे कोर्स ID भी मल्टी वैल्यूड है। कैसे, नंबर 1 कौन है, राजेश। राजेश ने 2 कोर्स ले रखे हैं 027 049, यानी उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे कोर्स ID की जो वैल्यू है वो 2 है, एक से ज़्यादा है, तो ये मल्टी वैल्यूड है। उसी तरह से 2 नंबर ID जो है ये है हमारे विकेश के भी जो है 2 कोर्स ID है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो फाइंड आउट कर लिया कि कोर्स ID और मोबाइल जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अब हमें इसे रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमें ओरिजिनल टेबल में चेंजेस करने हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने ओरिजिनल टेबल में से मोबाइल वाले कॉलम को ही हटा दिया, उसको सेपरेट कर दिया। यहाँ देखो आप, ठीक है, हमने क्या किया, ये देखो मोबाइल वाले कॉलम को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है। तो उससे क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो सिर्फ 4 नंबर की जो ID है उसके नंबर है 2 बार रिपीट हो रहे, बाकी सबके एक बार। अब आप बोलोगे सर इससे बेनिफिट क्या मिला, वो तो यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 049 यानी नंबर 1 जो है, ठीक है, राज जो भी नाम है उनका, क्या नाम है, राजेश, ठीक है, नंबर 1 जो है उनके कोर्स ID 2 बार रिपीट है, तो वो हमें डालना है, लेकिन उनका मोबाइल नंबर तो एक ही है, तो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने बिना वजह मेमोरी स्पेस अकर हो रहा है। साथ के साथ इस वाले कैंडिडेट की अगर बात करें, 4th वाले कैंडिडेट की, ठीक है, 4th वाले कैंडिडेट की हम बात करें तो उसके 2 मोबाइल नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूँ तो है नहीं कि खाली 4th ID वाले का ही मोबाइल नंबर अलग लेंगे। बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, हमने मोबाइल वाला पूरा टेबल ही सेपरेट कर दिया और उसको SID से इस ओरिजिनल टेबल से लिंक कर दिया। अब बेनिफिट क्या मिला, मोबाइल नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो यहाँ पे रिपीट होंगे, ओरिजिनल टेबल में नहीं। तो ओरिजिनल टेबल में अगर हम देखें तो रोज भी कम हो गई है और लोअर जो है उसकी जो है कॉलम्स भी कम हो गई, टेबल वो ज़्यादा नॉर्मलाइज होती जा रही है, सिंपल होती जा रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमने कोर्स ID क्यों नहीं हटाया, कोर्स ID तो अभी भी रिपीट हो रहा है 1 और 2 के लिए। तो हम कोर्स ID इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि हमने प्रीवियस यहाँ पे ये देखा था,
इस वाले नॉर्मलाइजेशन में हमने देखा था फर्स्ट 2NF के बाद हमने क्या देखा था कि कोस जो है वो CID, कोस और CID दोनों कोस टेबल के पार्ट है और CID इस वाली टेबल में प्राइमरी की है लेकिन यहाँ पे फॉरेन की है। तो अब अगर मैं चाहूँ कि मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हटा दूँ तो ऐसा करने पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं CID को हटा के भी अलग कर सकता हूँ, पर ऑलरेडी CID की टेबल अलग बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं उसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो कोस वाली टेबल इस मेन टेबल से अलग हो जाएगी, डिसलिंक हो जाएगी, डिसजॉइंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि टेबल में से वो इन्फॉर्मेशन भी हटा दो जिसे बाद में हम रिट्रीव भी ना कर सकें, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं CID वाले कॉलम को यहाँ से नहीं हटा सकता। ठीक है, तो CID मैंने यही रखा है, लेकिन मोबाइल वाले प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकता हूँ, तो मोबाइल वाले को मैंने सेपरेट कर दिया। अब स्टूडेंट 2 मोबाइल नंबर लाए, 3 लाए, 4 लाए, उसका ओरिजिनल टेबल में रिपीटेशन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक मोबाइल नंबर के पीछे पूरी रो जो है वो रिपीट हो रही थी, तो वो मैंने प्रॉब्लम ही सोल्व कर दी। कोस ID का मैंने आपको बता दिया मैं क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि ये एज ए फॉरेन के यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर ये हटा दिया तो फॉरेन की वो जो दूसरी टेबल है कोस वाली वो से डिसलिंक हो जाएगी। ठीक है, अब एक शॉर्ट सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ इस कंडीशन में। एक चीज़ हो सकती है कि हम SID और CID की एक टेबल को सेपरेट कर दें, यानी कि CID को उस टेबल में से मैं निकाल दूँ और उसको SID के साथ कनेक्ट करके एक और टेबल दे दूँ। तो एक तो टेबल हो जाएगी कोस वाली, यानी कि एक तो हो जाएगी कोस वाली टेबल ये जिसके अंदर CID और कोस आ रहे हैं, ये वाली, और एक टेबल हो जाएगी जिसके अंदर SID और CID दोनों आएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, पर क्या होगा, अब हम यहाँ पे बिना वजह टेबल को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं और एक्चुअली, ठीक है, वो कॉलम जो न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड किए हुए हो, ठीक है, और जहाँ पे डेटा का रिपीटेशन इतना मेमोरी स्पेस यूज़ नहीं कर रहा उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहे तो यहाँ से क्लास वाले को भी हटा सकते हैं, क्योंकि क्लास जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो मल्टी वैल्यूड में मल्टी वैल्यूड तो नहीं है, क्योंकि यह तो एक ही रहेगा, वो मल्टी वैल्यूड नहीं है, पर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम चाहे तो क्लास वाले को भी सेपरेट कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस पे है। तो ये देखिए हमने क्लास को भी सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखो हमारी ओरिजिनल टेबल कुछ इतनी बची है, कुछ ऐसी। अब आप बोलोगे ओरिजिनल टेबल तो ये बची, सारा डेटा तो लॉस्ट हो गया, इससे हमें क्या पता लगेगा, तो उसके लिए अब आता है 5NF। ठीक है, 4NF में हमने क्या किया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो थे उन्हें हटा दिया, और ऐसे एट्रीब्यूट जो कि बिना वजह बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेमोरी स्पेस यूज़ कर रहे हैं, अगर उन्हें एक बार ही लिखना पड़े तो कितना ज़्यादा फायदा देगा। यहाँ पे 1 या 2 बार लिखा है, 2 या 2 बार लिखा है, जबकि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, यहाँ देखो मुझे सिर्फ जो है यहाँ पे क्लास लिखना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल सेपरेट चला गया, 1 2 2 3 तक चला गया, और ये SID के थ्रू इससे कनेक्टेड है अभी भी। ठीक है, तो ये होता है 4NF। अब बात करते हैं 5NF की। 5NF एक्चुअली क्या करता है, ये बस ये चेक करता है कभी तक हमने जो 4NF तक नॉर्मलाइजेशन किया है, अगर इन सारी टेबल को हम फिर से ज्वाइन करें तो क्या हमें ओरिजिनल डेटाबेस या ओरिजिनल टेबल वापस फिर से मिल जाएगी। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो रही है तो टेबल 5NF के अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन अभी तक हमने जो भी किया उसे कैंसिल करना होगा, फिर से बेस टेबल की तरफ लौटना होगा, एंड देन बेस टेबल को फिर से शुरू से 1NF से नॉर्मलाइज करना होगा। इट मीन्स के 5NF क्या कहता है कि टेबल्स के अंदर जो भी हमने डिकम्पोजिशन किया है, नॉर्मलाइजेशन किया है, वो लॉसलेस नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये कंफर्म करने का काम 5NF करता है। वो यहाँ तक पहुंची हुई सारी टेबल्स को फिर से ज्वाइन करके चेक करता है कि क्या जो ओरिजिनल टेबल थी वही डेटा वापस मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ 5NF चेक करता है। ठीक है, और अगर उसे ऐसा मिलता है कि लॉस मतलब कि लॉजिक नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि डेटा का लॉस हो रहा है, कोई डेटा जो है वो मिस हो रहा है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैंसिल करना होगा हमें और फिर से 1NF से नॉर्मलाइजेशन करना होगा। ठीक है, और इसमें इनपुट क्या है, वही वो टेबल जो 4NF तक कन्वर्टेड है वही ऐसे इनपुट ली जाती है, और 5NF उसका आउटपुट रहेगा। ठीक है, ये होता है 5NF। अब बात करते हैं हम, यहाँ देखिए 5NF की। ठीक है, तो 5NF कुछ ऐसे काम करता है। अभी तक हमने टेबल को जितने भी पार्ट में तोड़ा उन सब टेबल को मर्ज करके देखता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ आते हैं, ये रही हमारी ओरिजिनल टेबल, इसको हमने नॉर्मलाइज करके अलग अलग स्टेप्स में इस तरह से बदल दिया। तो अगर हम इन सबको ज्वाइन करें वापस, ये जो टेबल्स है ये वाली, तो इन सब से वापस हमें यही डेटा मिलना चाहिए। ये 5NF वेरीफाई करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लास, ठीक है, ये स्टूडेंट की क्लास है और ये स्टूडेंट के ID है, ये SID के तो टेबल से जुड़े हुए हैं, यानी कि इन दोनों टेबल की मदद से मैं स्टूडेंट की जो है क्लास पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डेटा लॉस नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं मोबाइल की। ये मोबाइल नंबर जो है स्टूडेंट ID से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट ID ऑलरेडी इस टेबल में अवेलेबल है यहाँ पे। इट मीन से इस टेबल के स्टूडेंट ID से स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी पता कर सकता हूँ, यानी कि डेटा का लॉस नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नेम की। नेम जो है स्टूडेंट के वो भी SID से कनेक्टेड हो, SID इस टेबल में ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि इस वाली टेबल से मैं स्टूडेंट्स के नेम भी पता कर सकता हूँ, तो डेटा लॉस नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कोस्ट टेबल की।
तो कोर्स टेबल कोर्स आईडी से जुड़े हुए, कोर्स आईडी इस वाली टेबल में भी अवेलेबल है। इट मीन्स कि मैं इस वाली टेबल से, ये जो मेन टेबल है, इससे कोर्स का नाम भी पता कर सकता हूँ, तो डेटा का लॉस नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं सैल्यूटेशन टेबल की। ये है सैल्यूटेशन टेबल जिसके अंदर आईडी और वैल्यूज दे रखी है मिस्टर और मिस, और यहाँ पे उनकी आईडीज प्लॉट कर रखी है, यानी कि ये सैल्यूटेशन टेबल भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, और इसकी मदद से मैं सैल्यूटेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मिस्टर लगेगा या मिस लगेगा। और इन सारी टेबल को मैं एक साथ जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करके इस टेबल की तरह देख सकता हूँ, या फिर अगर कहे तो मैं इनको एक्चुअली में ये इस टेबल में देख सकता हूँ, ठीक है, या फिर ये इस टेबल में फिर से मैं देख सकता हूँ। तो ये काम जो करता है, ये करता है 5NF इसको चेक करने का, ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट में हमारी टेबल ये थी, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हमारी टेबल ये इस तरह से हो गई। ओरिजिनल डेटाबेस टेबल इसी तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। अगर हम इन टेबल को एक साथ देखें तो हम बोलेंगे टेबल अलग अलग है, बट इन रियलिटी कंप्यूटर के लिए टेबल जो है आज भी डेटाबेस के लिए टेबल बिल्कुल इसी तरह से बनी हुई है, बस उसने उसको सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है। आप चाहो तो कोर्स आईडी भी सेपरेट कर सकते हो, तो आपको एक SID CID की टेबल अलग करनी होगी, लेकिन फिर वहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल टेबल ज्वाइन हो रही है, ठीक है। ट्रिपल टेबल कैसे, जो अभी तक तो डायरेक्ट दो टेबल्स के ज्वाइन हमने देखे थे। ट्रिपल टेबल में क्या हो जाएगा कि कोर्स आईडी और कोर्स टेबल अलग है, ठीक है, यानी कोर्स आईडी कोर्स नेम टेबल अलग है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी टेबल अलग है, और ये दोनों टेबल किससे जुड़ी है, इस मेन वाली टेबल से। तो हम यहाँ पे बिना वजह टेबल को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने CID को अलग नहीं किया है, ठीक है। बाकी CID को अलग कर दूँ तो आप खुद सोचो, SID 1 2 3 4 सैल्यूटेशन ID 1 1 1 2 टेबल वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, पर मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइनल स्टेप्स की, शॉर्ट में समझ लेते हैं। 1NF में एटॉमिक वैल्यूज अप्लाई करनी है, 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी है, 3NF में ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करनी है, साथ के साथ BCNF में भी यही करना है। 4NF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी खत्म करनी है। 5NF में ये चेक करना है कि जो डिकम्पोजिशन हुआ है फाइनल स्टेज तक आते आते वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो। अगर जॉइन जो है वो लॉसी है, डेटा का लॉस हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन कैंसिल करो, फिर से 1NF से स्टार्ट करो, ठीक है। और 6NF, अब 6NF मैंने अभी तक ना तो मैंने एग्जाम्पल में बताया, ना मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, ना मैं यहाँ पे जो है 6NF का मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है या कोई कंक्लूजन बताया। एक्चुअली अभी तक 6NF सिर्फ प्रपोज की गई है, इसकी कोई थ्योरी अभी तक बनाई नहीं गई है। जैसे ही अगर कोई भी थ्योरी इसकी बनाई जाएगी, या इसको जब मार्केट में अगर हम बोले, अगर इसको एक तरह से हम बोलें कि इसको रिलीज़ किया जाएगा इसके कंसेप्ट को, तो हम उसके ऊपर श्योरली जो है एक वीडियो बना के आपके सामने लेकर के आएंगे। बट अभी तक 6NF पे कोई थ्योरी रिलीज़ नहीं हुई है, और ना ही सिलेबस में अभी तक शामिल किया गया है, ठीक है। इसलिए हमने 6NF का कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये ऑल ओवर टेबल है कंक्लूजन की, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्ट करके देखिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।